नमस्कार। आज हम भारत में ये जो टू नेशन थ्योरी है, दो राष्ट्र सिद्धांत, इसके बनने और बढ़ने की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दो राष्ट्र सिद्धांत, कारण और परिणाम से लिए गए कुछ अहम हिस्से हैं। हाँ। हमारा मकसद बेसिकली ये समझना है कि भाई 1857 की क्रांति के बाद से 1947 के बंटवारे तक ये सोच कैसे शक्ल लेती गई। तो शुरुआत एक इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं कि 1857 के बाद एक किताब लिखी गई थी जिसने अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच वो जो खाई थी उसे पाटने की कोशिश कैसे की। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। ठीक है, तो बात शुरू होती है 1857 के गदर से, है ना? हाँ। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों ने इसका ठीकरा काफी हद तक मुसलमानों पर फोड़ा। बिल्कुल, उस वक्त माहौल ऐसा ही था। तो इसी के जवाब में सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद। इसमें उन्होंने क्या कहा, क्या दलीलें थी उनकी? देखिए, उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये तर्क दिया कि जो बगावत हुई उसके असली कारण मुसलमान नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की अपनी, आप कह सकती हैं, नीतियां और गलतियां थीं। अच्छा। जैसे कि कई चीजें थीं। जो राजे रजवाड़े थे उनकी सत्ता छीन ली गई थी, तालुकेदारों की जमीनें जब्त हो रही थीं, लोगों में एक डर बैठ गया था कि भाई हमारे धर्म में दखल दिया जा रहा है। हाँ, वो कारतूस वाली बात तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वो कारतूस वाली अफवाह। फिर इंसाफ और कानून में भेदभाव महसूस हो रहा था लोगों को। फौज में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके साथ बराबरी का सुलूक नहीं था। और एक बड़ी बात ये भी कि अंग्रेज अफसर जो थे वो आम हिंदुस्तानी समाज से बिल्कुल कटे हुए थे। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे। तो फिर इस किताब का सबसे अहम पहलू क्या माना जाए, सिर्फ सफाई देना या कुछ और? सर सैयद का जो असल जोर था वो अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच वो जो दूरी आ गई थी उसे कम करने पर था, रिश्ते सुधारने पर था। अच्छा। वो ये मानते थे कि मुसलमानों की तरक्की का जो रास्ता है वो मॉडर्न एजुकेशन, अंग्रेजी तालीम अपनाकर और हुकूमत के साथ, अंग्रेजों के साथ एक तरह का तालमेल बिठाकर ही निकलेगा। तो ये किताब एक तरह से एक ब्रिज बनाने की कोशिश थी बिल्कुल के बीच। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक पुल बनाने की कोशिश थी ये। लेकिन इतिहास तो कुछ और बताता है ना, मतलब ये नजदीकी पूरी तरह तो शायद नहीं हो पाई। बिल्कुल। तो कहानी आगे कैसे बढ़ी? वो कौन से अहम पड़ाव आए जिन्होंने मतलब अलगाव को और हवा दी? हाँ, देखिए, वक्त के साथ सियासी माहौल तेजी से बदला। पुल बनाने की कोशिशें एक तरफ थीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने दूरियां बढ़ाईं। जैसे? सबसे पहले तो 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इससे मुसलमानों को एक, आप कह सकते हैं, एक अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे दिया। एक अलग आवाज। जी। फिर 1909 के जो मॉडले मिंटो सुधार आए, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग चुनावी प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का इंतजाम कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। इसने सियासी तौर पर जो अलग पहचान थी उसको और ज्यादा पुख्ता कर दिया। और इसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद वाला भाषण बहुत अहम है। उन्होंने पहली बार खुलकर उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य का एक तरह से विचार रखा। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक समूह नहीं है, बल्कि एक अलग कौम है। कौम? इसका मतलब क्या था उस संदर्भ में? मतलब एक ऐसी मिल्लत जिसकी अपनी अलग सियासी और तहजीबी यानी कल्चरल पहचान है, सिर्फ मजहब नहीं। समझ गया। और फिर आखिरकार 1940 का लाहौर प्रस्ताव। बिल्कुल, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया, जिसमें आधिकारिक तौर पर बाकायदा मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग रख दी गई। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में अल्लामा इकबाल के साथ वीर सावरकर का भी जिक्र है। उनका क्या नजरिया था इस सिद्धांत पर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये जानना जरूरी है और थोड़ा नाजुक भी है। स्रोत के मुताबिक 1937 में जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ये विचार सामने रखा कि भारत में असल में दो प्रमुख राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने भी यही कहा? जी। उनका मानना था कि इन दोनों के हित, इनकी संस्कृतियां, इनकी पहचानें अलग अलग हैं और शायद ये एक होकर नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बिल्कुल अलग खेमों से एक ही बात निकल रही थी। हाँ, ये देखिए, ये दिखाता है कि उस वक्त माहौल कैसा था। भले ही इकबाल और सावरकर के सोचने का तरीका, उनके मकसद, उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल अलग। हाँ, लेकिन उनके विचारों ने किसी न किसी तरह
जाने अनजाने में ही सही, ये जो दो राष्ट्र वाली सोच थी उसको कहीं ना कहीं मजबूती दी। ये तो सच में एक विचारणीय बिंदु है कि कैसे अलग-अलग आइडियोलॉजीज भी एक जैसे नतीजे की तरफ इशारा कर सकती हैं। बिल्कुल, ये उस वक्त की जो नेशन और आइडेंटिटी पर बहस चल रही थी उसका एक पहलू दिखाता है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें जी तो ये 1857 के बाद सर सैयद की अंग्रेज मुस्लिम सुलह की कोशिशें शुरू हुई। जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सियासी घटनाएं बदलती गईं, मुस्लिम लीग का बनना, फिर वो अलग चुनावी अधिकार मिलना, हाँ। फिर इकबाल और लीग की बढ़ती हुई मांगें, और दूसरी तरफ हिंदू महासभा और सावरकर जैसे विचारों का भी असर, इन सब ने मिलकर दो राष्ट्र सिद्धांत को एक हकीकत बना दिया। बिल्कुल सही। और इसका जो अंतिम परिणाम निकला वो तो हम सब जानते ही हैं, 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म, जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा, इतिहास, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या इतिहास में या दुनिया में कहीं और भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां साथ रहने की सुलह की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन अंत में बंटवारे और अलगाव पैदा करने वाली जो ताकतें थीं वो ज्यादा प्रभावी साबित हुईं? इसमें सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अहम सवाल है ये।